वो डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज हम डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसे आप नहीं जानते होंगे। वैसे तो इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर जी से रिलेटेड वीडियो ही हम आपके लिए बनाते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो ये वीडियो ज़रा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आप देख रहे हो बाबा साहेब अंबेडकर साहेब यूट्यूब चैनल। अगर आप बाबा साहेब को मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत के दो महान शख्सियत वाले व्यक्ति उनकी आपस में कभी नहीं बनी। एक थे भीमराव अंबेडकर और दूसरे महात्मा गांधी। दोनों एक दूसरे को कई बार मिले, उनके बीच कई बातें हुई, लेकिन दोनों आपस में अपने मतभेदों को कभी नहीं बांट पाए। आज़ादी के 20 साल पहले ही अंबेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। अछूतों के लिए गांधी का प्यार और उनकी तरफ से बोलने के दावे को अंबेडकर सबसे बड़ा झूठ, मतलब एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। क्योंकि जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब गांधी ने अंबेडकर को कहा था कि मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद भी आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय की डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के बारे में अच्छी सोच रखने वाले होते तो आप कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने के शर्त के बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाते। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने कभी भी किसी जिला पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी न्यूज में अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय पूछी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, I feel quite surprised at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that. So far as India is concerned, he was, in my judgment, an episode. अंबेडकर कह रहे थे कि मुझे इस बात में काफ़ी हैरानी होती है कि ब्रिटिश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत के लिए गांधी सिर्फ देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों की जहन से जा चुकी है। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के लोगों में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागबानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जामने में उनके पास देश में किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है, जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माय मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 जनवरी 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर को मिलने उनके घर गया था। तब उन्होंने मुझे उनके साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। जामा मस्जिद उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंबेडकर जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषय पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। अंबेडकर अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे
कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वो सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। अंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े इन द टाइगर शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकर में लिखते हैं, रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी रूम में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ और जब बाबा साहेब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो झेंप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने जाते और नहाने के बाद वो नाश्ता करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद अंबेडकर किताबों की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में एक नई किताबों का बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फुट फुट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित करते थे। अंबेडकर के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। मीनाम्बल शिवराज ये सुनकर दंग रह गई कि भारत के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। अंबेडकर को ना तो नशे की किसी चीज का शौक था और ना ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। अंबेडकर बहुत साधारण खाना खाते थे, जिसमें बाजरे की एक छोटी भाकरी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर सुदामा को अंबेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहेब के काम में विघ्न पड़ेगा, क्योंकि उस समय बाबा साहेब पढ़ने में तल्लीन थे। वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब अंबेडकर ताजी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज किए अंदर चले गए और अगले दिन सुबह जब सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहेब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं कि जब बिरला ने उनसे सवाल किया कि आपने भगवत गीता की आलोचना क्यों की, क्योंकि भगवत गीता हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है, आपको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए था। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा था, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने भगवत गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है।
बाबा साहेब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं। हालांकि वो जिमखाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही वहां गए हों। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने के मेज पर जाते थे। उसके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। जब एक बार वो एक फिल्म अ टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए थे, उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार चमका और अंबेडकर बीच में ही वो फिल्म छोड़कर घर लौटकर अपने विचारों को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना खाना पसंद नहीं करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाना खाने ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं, क्योंकि बाहर जाने वापस आने व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम करने के लिए करना चाहूंगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांक कर एक अद्भुत नजारा देखा था। बाबा साहेब दुनिया के चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सबने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत दृश्य देखा और आनंदित हुए। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे यकीन है इससे पहले शायद ही आपने बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी ये सब बातें सुनी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।